कैप्चर करा, धमकाया, डराया। प्रेस की हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 20 मिनट में सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए दोस्तों राहुल गांधी बने मुसीबत। बताएंगे आखिरकार राहुल गांधी ने अब संसद में क्या कर दिया, क्यों आखिरकार दोस्तों बीजेपी को रावत ने दे दिया खुला चैलेंज। संजय रावत बोले महाराष्ट्र में बीजेपी कितने इंजन ले आए वो चुनाव हार जाएगी असेंबली का। और क्यों आखिरकार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नीट पेपर लीक पर मचा है घमासान। आम आदमी पार्टी से लेकर तो कांग्रेस तक उतरी सड़कों पर, नरेंद्र मोदी को लिए लपेटे में। तमाम मुद्दों पर होंगी बात। बताएंगे आखिरकार क्यों स्पीकर को लेकर पेच फंस गया बीजेपी में। दरअसल दोस्तों आपको बता दें चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मुसीबत बने राहुल गांधी। आपको बताते चले दरअसल नीट परीक्षा में अब राहुल गांधी ने बीजेपी को लिया लपेटे में। आपको बताते चले राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोल दिया नीट पेपर लीक होने पर। दरअसल दोस्तों अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए उन सब के पेपर लगभग लीक हो गए हैं। और ये मान कर चलिए जो पेपर लीक का ये जो बाकायदा वो चला है दोस्तों चलन, इसको लेकर बीजेपी बुरी तरीके से घिर चुकी है। ऐसी को लेकर अब ज़ोरदार तरीके से हंगामा भी हो रहा है। आपको बताते चले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर भड़कते हुए राहुल गांधी ने कहा कि एनटीए पूरा बर्बाद हो चुका है और एनटीए को दोस्तों पूरी बंद कर देना चाहिए, उसे बैन कर देना चाहिए। यही नहीं दोस्तों, एनटीए में बाकायदा आपको ये भी बता दूं कि भगवाधारी भाजपाइयों के और संघ के लोगों को भर रखा है, आरएसएस के लोगों को एनटीए में, जिससे पेपर लीक हो रहा है। आपको बताते चले बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की जाती है, उसके बाद जब ये सारे पेपर लीक हो जाते हैं तो इसको लेकर काफ़ी जाहिर सी बात है जिन लोगों ने इतनी मेहनत की और इतनी मेहनत से पढ़ाई की उनका पूरा का पूरा मेहनत बेकार चली जाती है। और इसी को लेकर यह हंगामा मच गया है, जहां पर राहुल ने कहा है सबसे पहला तो एनटीए को बैन करना चाहिए, दूसरा इस पेपर को रद्द कर फिर से पेपर होना चाहिए, और तीसरा दोस्तों उन लोगों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो जिन लोगों ने पेपर एग्ज़ाम लीक किया है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल स्पीकर पद को लेकर अड़ गया मामला। चंद्रबाबू नायडू को मनाने में जुटी बीजेपी, ना नीतीश की सुन रहा है वो, ना ही दोस्तों बीजेपी की सुनने को राजी है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले साफ दिखाई दे रहा है चंद्रबाबू नायडू को रोकने की कोशिश की जा रही है ताकि वो स्पीकर पद ना लें, लेकिन आपको बताते चले चंद्रबाबू नायडू मानने को तैयार नहीं है। दरअसल स्पीकर पद को लेकर मामला फंसा हुआ है दोस्तों पेच। हालांकि कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भैया स्पीकर पद तो जो है वो बीजेपी लेकर रहेगी, बीजेपी नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन आपको बताते चले चंद्रबाबू नायडू ने साफ साफ चेतावनी दी है कि उनको अगर एनडीए स्पीकर पद नहीं मिला तो वो एनडीए का हिस्सा भी नहीं रहेंगे। हालांकि हम ये भी बता दें कि बीजेपी दोस्तों पैसों के बल पर गेम करना चाह रही होगी कि चंद्रबाबू नायडू को पैसे दे दे और स्पीकर पद खुद हासिल कर। आपको तो पता ही है पैसों के बल पर विधायक खरीदना, सरकारें गिराना ये बीजेपी का पेशा बन चुका है। यही कारण जो स्पीकर पद को लेकर मामला फंसा हुआ है, क्योंकि इंडिया गठबंधन ने तो ऐलान कर दिया है कि अगर बाई चांस चंद्रबाबू नायडू को ज़रूरत पड़ी तो इंडिया गठबंधन उनको अपनी सीटें देगा, यानी कि उनको समर्थन देगा और समर्थन के साथ साथ उनका स्पीकर तैयार होगा। लेकिन आपको बता दूं स्पीकर पद इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है दोस्तों क्योंकि 1999 में स्पीकर पद की वजह से ही अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिरी थी और इसीलिए स्पीकर पद को लेकर लंबे समय से लड़ाई चल रही है। नरेंद्र मोदी के पास सिर्फ एक ही विजन है दोस्तों कि वो विपक्ष की लंगड़ी सरकार पर खड़े हुए हैं। अब लंगड़ी सरकार दोस्तों जिसको बहुमत मिला नहीं है तो कम से कम प्रधानमंत्री जो है वो नायडू और नीतीश के बल पर खड़े हुए हैं। लेकिन दोस्तों जिस दिन भी इनमें से एक भी विकेट गिर गया या एक भी पिलर हिल गया तो दोस्तों पूरा का पूरा घर नीचे आन पड़ेगा एक तरीके से, क्योंकि नरेंद्र मोदी की राजनीति जो हो रही है वो हमें दिखाई दे रही है। अब की बार सरकार नहीं बना पाए तो इनके कंधे पर बंदूक रखकर सरकार बनाइए, लेकिन देखते ये हैं कब तक ये सरकार चल पाएगी, क्योंकि स्टेबल सरकार नहीं है। आपको बता दें चले दोस्तों फिलहाल भारतीय जनता पार्टी को लगा 440 वाट का झटका। महाराष्ट्र बीजेपी में जोरदार बगावत दोस्तों, एकनाथ शिंदे का गुट बीजेपी नरेंद्र मोदी से भिड़ गया। दरअसल दोस्तों महाराष्ट्र में लगातार मंत्रालय बैठने के बाद लगातार गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच गया है एकनाथ शिंदे का। यही नहीं, एकनाथ शिंदे के साथ साथ बीजेपी के तमाम नेताओं में दरार भी पड़ चुकी है। शिंदे और अगला मिशन क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। अब बीजेपी दोस्तों एकनाथ शिंदे को किनारे लगाने की कोशिश करेगी। अगर शिंदे ने जल्दी कुछ नहीं किया
तो आप लिख के ले लीजिए, एकनाथ शिंदे को सीएम पद से हटाएगी बीजेपी और उनको किनारे लगाने की कोशिश करेगी, ये तो तय है। क्योंकि बीजेपी एक चीज़ जान चुकी है कि एकनाथ शिंदे को कोई वोट नहीं देने वाला। और वैसे भी दोस्तों अब तो चुनाव ही आ गए हैं, तो बीजेपी को एकनाथ शिंदे की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बीजेपी दूध में से मक्खी की तरह एकनाथ शिंदे को निकाल देगी और उनके जीते हुए विधायक को ख़रीद लेगी। ये बात आप लिख कर रख लीजिएगा। क्योंकि दोस्तों सब जानते हैं कि बीजेपी की फितरत और राजनीति क्या है। जब कोई उसकी बात नहीं मानता तो वो उनके विधायकों को ख़रीद कर अपनी पार्टी में शामिल कर लेती है और वो विधायक बड़ा आराम से बिक भी जाते हैं, क्योंकि उनको अच्छा खासा अमाउंट मिल जाता है। तो जो एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे के साथ किया, अब दोस्तों देख लेना आप, वो ही जो विधायक हैं दोस्तों वो एकनाथ शिंदे के साथ करेंगे, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी के सामने बिछ जाएंगे। और ये साफ़ हो चुका है कि एकनाथ शिंदे के जो समर्थक है वो बीजेपी में दोस्तों चले जाएंगे पैसों के बल पर, अगर शिंदे ने जल्दी बीजेपी नहीं छोड़ी तो। क्योंकि शिंदे की बगावत बीजेपी ने देख ली है। इधर दूसरी तरफ दोस्तों कई और लोग हैं, अगर वो लोग हाथ उठा देते हैं तो इसका मतलब साफ़ है दोस्तों सरकार गिरना तय है। मैं तो कहूँगा कि जल्द से जल्द बीजेपी के ख़िलाफ़ जितनी आवाज़ें उठ सकती हैं उठे और ये सरकार जल्द से जल्द गिर जाए तो अच्छा है दोस्तों। क्योंकि पेपर लीक हो रहे हैं, लोगों की हत्याएं हो रही हैं, सड़कों पर मॉब लिंचिंग हो रही है, दलित भाइयों की आंख निकाल कर ज़बान काट कर मारा जा रहा है। तो ये कैसी सरकार है जो क्राइम नहीं रोक पा रही। आपको बता दें चले दोस्तों, उत्तर प्रदेश में हुई घटना को लेकर भड़के चंद्रशेखर आज़ाद, कहा फिलहाल दलित भाइयों की मंडी लगाकर बीजेपी उनकी बोली लगाकर मरवा रही है उन्हें, एक एक कर दोस्तों आप समझिए। दरअसल दोस्तों अब की बार दलित भाई इसलिए भी गुस्से में थे, इसलिए भी बीजेपी को वोट नहीं दिया, क्योंकि सब जानते थे दोस्तों कि उनके साथ क्या हो रहा है और ये सब ने देखा भी। अब एक बार फिर से ये मामला उठकर सामने आया है, जहाँ पर आपको बताते चले उन लोगों ने अपना गुस्सा व्यक्त किया। उनका कहना है कि फ़िलहाल जिस तरीके से वहाँ पर रहते हैं जानबूझ के दोस्तों उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन अब असली जगह जो यहाँ पर भी हुआ है दोस्तों जो रखा गया है उस चीज़ के सवाल में सब आएंगे। तो एक चीज़ तो साफ दिखाई दे रही कि फ़िलहाल इन चीज़ों को ले जाना वहाँ कोई मतलब का काम नहीं है। और ऐसे में अगर दोस्तों सरकार की नज़र पड़ गई इन चीज़ों पर तो जाहिर सी बात है सरकार तो सत्ता जाएगी ही। क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा है कि देश की जनता बहुत गुस्से में है और चंद्रशेखर आज़ाद ने साफ कहा है कि फ़िलहाल सरकार की नाकामी है ये जिस तरीके से हत्या हुई। दरअसल आपको बताया जा रहा है इसमें जाति का एंगल भी आ गया है दोस्तों। जिन लोगों ने उस बेचारे गौरव को मारा है वो ठाकुर लोग थे दोस्तों। बस ज़रा सी इसकी एक बाइक की कुछ मसला था, टकरा वकरा गई थी जिसको लेकर बहस हुई थी दोनों में। फिर वो लोग गौरव को चेतावनी देकर गए थे और आकर उसको मार डाला। तो अब आप समझ सकते हैं कि फ़िलहाल इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पर बड़ा आराम से की जाती हैं और कहीं ना कहीं सवाल भी उठता है, क्योंकि अब दोस्तों अब इस चीज़ पर सवाल उठना लाजमी है। और ऐसी भी बात नहीं कि फिलहाल ये तो कहीं ना कहीं रुकने वाला नहीं है, इसी तरीके से चलने वाला है। और इसको रोकने के लिए दोस्तों बहुत ज़रूरी है कि मॉब लिंचिंग को रोका जाए। तो जाहिर सी बात है दोस्तों देश की जनता इस चीज़ को लेकर बहुत गुस्सा हो चुकी है और सब ने एक ही सुर में कहा है कि फ़िलहाल तत्काल में सरकार से दोस्तों जितनी जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नज़र आए दोस्तों अखिलेश यादव। अखिलेश बोले उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको धूल चटा दी है, जनता ने बता दिया है कि वो समाजवादियों के साथ है, इंडिया गठबंधन के साथ है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अभी से 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं विपक्ष ने। सब जानते हैं दोस्तों 2024 के बाद 25 और फिर 2 साल बाद 27 आएगा। 2027 में उत्तर प्रदेश के दोस्तों फिर से एक बार विधानसभा के चुनाव होंगे और उससे पहले योगी का बदलना तय है, ये आज आप लिख कर रख लीजिए। 2027 से पहले योगी आदित्यनाथ को बदल देगी बीजेपी दोस्तों, क्योंकि बीजेपी को ऐसा लगेगा कि योगी को हटा दिया तो हम चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ, जैसे मैंने 2024 की थी, आज मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ दोस्तों कि ये चाहे कितना ही जोर लगा ले 2027 में ये उत्तर प्रदेश का चुनाव हार जाएंगे और अखिलेश यादव बन जाएंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश के नए सीएम। ये आज आप लिख कर रख लीजिएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश का आने वाला कल साफ दिखाई दे रहा है।
कोई भी व्यक्ति अब नरेंद्र मोदी को नहीं पसंद करता। सबसे बड़ी बात ये, उत्तर प्रदेश में जो चीज़ें हो रही हैं, अभी अलीगढ़ में 2 हत्याएं हो गई। एक मुस्लिम को दोस्तों पीट पीट कर इतनी बुरी तरीके से उसकी लिंचिंग की, झूठा चोरी का आरोप लगाकर उसे पीट दिया। और जो इसने चिल्लाकर ये आरोप लगाया दोस्तों, गमछा डाला हुआ भगवा रंग का, हो ना हो ये जानबूझकर किया गया है, जो मुझे दिखाई दे रहा है दोस्तों। दूसरा, जिस बेचारे अमित नाम के व्यक्ति, दलित भाई था दोस्तों, उसकी पहले आंख निकाली और फिर जुबान काट दी। तो आप समझ सकते हैं कि जो लोगों ने उसको मारा है, जो ठाकुर बताया जा रहा है, कितने दरिंदे लोग होंगे वो, जिसने उसको इतनी बेरहमी से मार दिया। सिर्फ इसीलिए दुश्मनी निकाली जा रही होगी कि दलित भाइयों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया और उनकी असलियत दिखा दी। तो दोस्तों, मैंने तो पहले भी कहा है कि इस देश की राजनीति को अगर कोई चला रहा है तो वो दलित, पिछड़े, आदिवासी, मजदूर, किसान, ये सब लोग मिलकर, अल्पसंख्यक, ये सब लोग मिलकर दे रहे हैं दोस्तों इंडिया गठबंधन को वोट। इनकी वजह से आज इतना मजबूत हुआ इंडिया गठबंधन। और एक और बात, इसीलिए दोस्तों समाजवादी पार्टी और चंद्रशेखर आज़ाद ने जमकर प्रदर्शन भी किया है इसको लेकर। आपको बता दें, जब कोई आपको वोट देता है तो आपको उसका मसीहा बनना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको किसी ने वोट दिया है तो आपको उसके लिए लड़ाई लड़ना चाहिए, क्योंकि दोस्तों उसने आपको वोट इसीलिए दिया है ताकि आप उसकी सुरक्षा करें, रक्षा करें। और मुझे ये लगता है कि तमाम पार्टियों को उनकी रक्षा करनी चाहिए, जिन लोगों को भी वोट मिले हैं वहाँ से जो, और वो हो भी रहा है। हम देख रहे हैं कि कैसे समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और जो है दोस्तों चंद्रशेखर रावण, सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे लगता है दोस्तों कि जनता को यही चाहिए कि अगर वो किसी को वोट देती है तो उसका भरोसा भी ना तोड़े जनता। आपको बता दें चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आम आदमी पार्टी ने खोला मोर्चा। कहा नरेंद्र मोदी की सरकार इस सब में मास्टरमाइंड है। दरअसल दोस्तों, नीट पेपर लीक में मोदी सरकार बुरी तरीके से घिर गई है, और अब घिरने के बाद मोदी सरकार के जो काले कारनामों की लिस्ट है वो आम आदमी पार्टी ने निकाल ली है। आम आदमी पार्टी और सुप्रिया शिंदे जमकर बीजेपी के ऊपर हमलावर है। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये पहला पेपर लीक नहीं है, बीजेपी इसमें मास्टरमाइंड है। यही नहीं, आम आदमी पार्टी ने नरेंद्र मोदी पर बड़े आरोप लगाते हुए कहा कि फिलहाल नरेंद्र मोदी नीट पेपर लीक पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। हर बार की तरह दोस्तों, जैसे 10 साल तक ना कोई लाइव कॉन्फ्रेंस की, न जनता के सामने सच बोला। नरेंद्र मोदी का सिर्फ एक ही नारा दोस्तों, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। यही नारा नरेंद्र मोदी अपने साथ लेकर जाएंगे जब वो राजनीति से विदा होंगे। तो देखिए दोस्तों, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, ऐसे लोगों के साथ क्या होता है ये हमने देख लिया है। उन्हें बहुमत तक नहीं मिला है, और आने वाले समय में तो शायद 150 भी पार नहीं कर पाएंगे। जो आगे की राजनीति वो साफ दिखाई दे रही है। अब इस देश का सबसे बड़ा मसीहा लोग राहुल गांधी को मानते हैं। नरेंद्र मोदी से 2014 में लोगों ने उम्मीदें लगाई थी, लेकिन 10 साल में वो उम्मीदें दोस्तों लोगों की टूट गई, क्योंकि जब एक इंसान ने 10 साल में आपके लिए कुछ नहीं किया, वो आगे क्या करेगा ये जनता अच्छे से जानती है। जो लोग ढिंडोरा पीटते फिरते थे, हम सबसे बड़ी पार्टी हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा बहुमत है, उन लोगों की पोल खुल चुकी है। इस जनता ने कह दिया कि तुम सबसे बड़ी पार्टी नहीं हो। और क्योंकि साफ दिख रहा है दोस्तों, इसी को लेकर जो यहाँ पर ये तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन अब इस मुद्दे पर बात भी होना चाहिए, और ऐसे में दोस्तों कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को लेकर जो है यहाँ पर चर्चा भी चल रही है। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए दोस्तों। जो है यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी को जमकर घेरा। दरअसल आपको बताते चले, मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिर्फ जनता को 10 साल तक ठगा है। अब मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सरकार को हम ये नहीं कह सकते कि ये कब तक चलेगी, क्योंकि इस सरकार का कोई भविष्य नहीं है। आपको बता दें दोस्तों, जिस दिन भी दोनों सहयोगियों में से किसी एक का भी मूड ऑफ हो गया तो वो अकेला ही इनकी सरकार को गिराने की क्षमता रखता है। बहुमत का आंकड़ा दोस्तों बीजेपी के लिए पार करना नामुमकिन रहा, लेकिन कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों पर एक चीज़ हमें दिखाई दी, वो ये कि ये तमाम मुद्दों पर सरकार बात नहीं कर रही थी। तो फिलहाल अब हम देखते हैं कि ये तमाम चीज़ें कैसे चलती हैं, क्योंकि दोस्तों इस चीज़ों को लेकर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में असंतोष की चीज़ें, और ऐसे दोस्तों इस चीज़
और ये तमाम मुद्दे उठाए जा रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ कहा है कि फ़िलहाल आने वाले समय में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। उनसे लोगों ने अपील की है। दरअसल दोस्तों, राहुल गांधी को नेता प्रतिपक्ष बनाने का सीधा मकसद ये है कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सीधे उलझते हैं, और यही कारण है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राहुल गांधी सीधा टक्कर लेंगे। और मैंने पहले भी कहा था, फिर कहूँगा, ये चुनाव दोस्तों आम चुनाव नहीं है। इस चुनाव में कहीं ना कहीं कोई एक जीतेगा, कोई एक हारेगा, और वो एक जीतेगा कौन, ये सब जानते हैं दोस्तों, वो राहुल गांधी ही हैं। क्योंकि देश को राहुल गांधी के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से भरोसा है। लोगों को लगता है कि राहुल गांधी दोस्तों आने वाले समय के जो भी राजनीति है उसको तोड़ जानते हैं, और राहुल गांधी दोस्तों देश को मुसीबत से निकालेंगे। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ी। दरअसल आपको बताते चले महाराष्ट्र सरकार में सब कुछ बिखरा। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले अब महाराष्ट्र सरकार में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। एकनाथ शिंदे ने बीजेपी को बगावत दिखा दी है, और दोस्तों एकनाथ शिंदे का बीजेपी को बगावत दिखाने का मतलब आप अच्छे से जानते हैं कि इस सरकार का टाटा बाय बाय होने जा रहा है। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले बताया जा रहा है फडणवीस और एकनाथ शिंदे के बीच में लड़ाई शुरू हो गई है मंत्रालय पद को लेकर। और था दूसरी तरफ दोस्तों बीजेपी ने सबको बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए, लेकिन जो खास करके एकनाथ शिंदे थे उनके हाथ में कुछ भी नहीं लगा। यही कारण है दोस्तों, यही बात है जो हम बार बार दोहराते हैं कि बीजेपी उन लोगों को साइडलाइन कर देती है जिनको वो चाहती है। और दोस्तों ये भी सब जानते हैं कि एकनाथ शिंदे की राजनीति कब तक है, जब तक ये उनकी राजनीति दोस्तों एकनाथ शिंदे की, जब तक कि बीजेपी उन्हें अपने पास रखे हुए है। अलग होने के बाद एकनाथ शिंदे ज़ीरो हो जाएंगे दोस्तों, ना उनकी पार्टी को कोई पहचानेगा ना उन्हें कोई पहचानेगा। क्योंकि ये तो आप सभी जानते हैं कि फ़िलहाल उद्धव ठाकरे ही असली शिवसेना है, और उन्हीं को लोगों ने वोट भी दिया इस चुनाव में, हमने देखा। इसीलिए उद्धव ठाकरे ने ये भी कहा है कि फ़िलहाल चाहे वो कुछ भी कर लें, कितने ही वो लेकर आ जाएं दोस्तों, वो इंजन उन्होंने कहा कि कितनी वो लिया है, लेकिन हमारी सरकार बनने वाली है। तो ये तो साफ़ हो जाता है दोस्तों कि फ़िलहाल अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में जो गेम हो रहा है वो साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल सरकार की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। और कहीं ना कहीं शिवसेना, जो असली शिवसेना है, वो अपने पूरे फुल फॉर्म में आ गई थी, क्योंकि हमने लोकसभा चुनाव में देख लिया कि किसकी जीत हुई है। और आप भी जानते हैं कि फ़िलहाल जीत किसकी होने वाली है आने वाले लोकसभा चुनाव में। आपको बताते चले दोस्तों, फ़िलहाल एक बार फिर से मच गया घमासान। जी हैं, दरअसल आपको बताते चले संजय रावत ने बीजेपी को लिया निशाने पर, दे दिया बड़ा चैलेंज। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, इंडिया गठबंधन कभी भी सरकार बना लेगा और कभी भी उसको बहुमत मिल सकती है। संजय रावत ने साफ कहा है कि जिस दिन इंडिया गठबंधन को मौका मिलेगा वो अपना मौका छोड़ेगा नहीं, क्योंकि दोस्तों जाहिर सी बात है इस सरकार का कोई भी अस्तित्व नहीं है, और जो आने वाली इंडिया गठबंधन की सरकार है उसकी कभी भी सरकार बन सकती है। इसीलिए इंडिया गठबंधन को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बात भी कही जा रही है कि फ़िलहाल इंडिया गठबंधन कभी भी अपनी सरकार बना लेगा, क्योंकि अभी इस दो पहियों पर मोदी सरकार खड़ी है, और ये सरकार दोस्तों कब तक चलेगी इसका किसी को भी पता नहीं है। यही नहीं, संजय रावत ने कहा कि फ़िलहाल जो स्पीकर पद है उसको लेकर बीजेपी में भी खींचतान चल रही है, और उन्होंने साफ कहा कि फ़िलहाल स्पीकर पद चंद्रबाबू नायडू को ही लेना चाहिए, हम उनका सपोर्ट करेंगे। और दोस्तों मैं तो यही कहता हूँ कि स्पीकर पद एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि 1999 में यही हुआ था जब चंद्रबाबू नायडू के द्वारा ही, ख़ास करके उनकी पार्टी के द्वारा एनडीए की सरकार गिरा दी गई थी। उस वक़्त अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और वो एक वोट से पीछे रह गए थे। तो ये बात तो साफ दिखाई दे रही है कि फ़िलहाल एक वोट से अगर बीजेपी उस वक़्त पीछे रह गई थी, तो इसीलिए उसको ये चीज़ सबसे ज़्यादा डराती है कि अगर इनके पास स्पीकर पद रहा तो हमारे साथ क्या होगा। और मैं तो ये बात बार बार कहता हूँ कि भैया स्पीकर पद को लेकर बीजेपी बहुत बुरी से तरीके से सिचुएशन में फंसी हुई है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद छोड़ना नहीं चाहते हैं दोस्तों, और बीजेपी जो है वो स्पीकर पद को लेकर अड़ी हुई है। तो दोनों में ये खींचतान चल रही है। हालांकि अब हम देखना ये होगा कि क्या वाकई में चंद्रबाबू नायडू स्पीकर पद ले लेंगे, या फिर दोस्तों बीजेपी उन्हें कोई बड़ा ऑफर देकर शांत करा देगी, ये देखना दिलचस्प है। हालांकि होना तो यही चाहिए कि फ़िलहाल पद जो है दोस्तों वो उन्हीं को मिलना चाहिए, चंद्रबाबू नायडू को। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, क्योंकि एक चीज़ साफ़ हो चुकी है, चंद्रबाबू नायडू बिना स्पीकर पद के नहीं मानने वाले। लेकिन एक ख़बर ये भी निकल कर आई थी कि कुछ बड़ा ऑफ़र दे सकती है बीजेपी में, पर देखते हैं अब क्या ऑफ़र